परवेज खटक साहब स्टैंड मैंने किया, वजीर आजम मैंने बनाया, सारी तगोदो मैंने की, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीत के दिखा दें। देखें, इसका जवाब तो पीटीआई का ही कोई शख्स दे सकता है ना, या उनका बंदा दे सकता है, लेकिन मेरे पास जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक अगर नौशहरा जहाँ से इनका हल्का है, अगर उस हल्के से तहरीक इंसाफ का कोई छोटा कारकुन भी इलेक्शन लड़ा तो शायद खटक साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो आने वाला वक्त आपको बताएगा। बात ज़हन में रखिएगा, 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिए। सियासी जमातों के टूटने या बनने का अमल इलेक्शन के आखिरी रोज़ तक जारी रहता है। सियासी जमातों में छोड़कर जाने वाले, मुझे कोई एक बड़ा सियासतदान बता दें जिसने अपने ग्रुप के साथ आज तक कामयाबी हासिल की, जब से सियासत चल रही है, मुझे बता दें, कोई एक नाम ले लें मुझे, कि जो अपनी इलेक्शन की पीक पर आकर अपनी पार्टी छोड़कर चला गया हो और उसके बाद उसने 10 या 12 या 20 का ग्रुप बनाया हो और वो इलेक्शन जीत गया हो। आपके सामने एक सिंपल सी मिसाल है कि जब एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें 20 लोगों का एक ग्रुप था ना, हर किस्म की सपोर्ट थी, क्या वो जीता? पीएमएलएन में भी था ऐसा, मैं अर्ज कर। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में था, क्या मुस्लिम लीग नून को जोड़ के जो गए थे वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। इसी तरह पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे, क्या वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे? अब इलेक्शन की साइंस बहुत तब्दील हो गई हुई है। अब लोग जो हैं वो वोट जो है वो अपने तरीके से देते हैं। आप ये समझें कि आप कह दें कि जनाब राना अजीम साहब आप फ़लाँ सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, आपने इलेक्शन लड़ना है। भाई मेरा उस जमात में आधा घंटा भी ना गुजरा हो और मैं जाके कहूँ कि उस जमात के कारकुन मुझे कबूल कर लेंगे, उस जमात के कारकुन मुझे मान लेंगे, लेकिन उस जमात के कारकुन राना साहब पाकिस्तान की रही तो है ना, पैराशूटर्स बहुत आते भी रहे हैं और इस तरह नॉमिनेट भी होते हैं। लेकिन मैं इसी पाकिस्तान के अंदर मैंने पिछले चंद सालों में देखा कि पैराशूटर उड़ते भी गए हैं, पैराशूटर फारिग भी हुए हैं, पैराशूटर का मुस्तकबिल भी फारिग हुआ है, पैराशूटर जो है उनकी सियासत भी आउट ख़त्म हुई है। क्या नहीं हुई है। तो लेकिन आप ये अफसोस का मकाम, ये बदकिस्मती का मकाम नहीं देखते कि जितने भी जमहूरी ममालिक हैं दुनिया के अंदर, उधर एक दिन भी अपनी मुद्दत से ऊपर हुकूमत का बैठे रहना गुमान भी नहीं किया जा सकता, गुमान करना वहां पे। और यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ता है जो हुकूमत बैठी है ये घर जाएगी या नहीं जाएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, वहाँ पे कानून पर अमल दरामद होता है, कानून की अमलदारी है, वहाँ पर कानून को माना जाता है, वहाँ पर आइन जो है, कानून जो है सब के लिए एक जैसा होता है। वहाँ पर अगर एक वज़ीर आज़म को कोरोना की एक प्रोग्राम की वजह से फारिग किया जा सकता है, अगर वहाँ पर महंगाई पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर घर चले जाते हैं, अगर वहाँ पर वज़ीर आज़म किसी का या किसी वज़ीर का बेटा गलत हरकत करता पकड़ा जाए तो उससे भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो ऐसे ममालिक में कानून पर अमल होता है, वहाँ पर एहतसाब करने की इजाज़त है, वहाँ पर आम आदमी को आपसे पूछने की इजाज़त है, वहाँ पर बाज़ार में चौक में जाते हुए आपके साथ 40-40, 50-50 गनमैन नहीं होते। उन ममालिक के अंदर सियासत, उन ममालिक के अंदर जमहूरियत, उन ममालिक के अंदर कानून, उनकी अमल दरामद करवाने का तरीक़ेकार है। आपका क्या है? चले मुझे बता दें, आप मुझे सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ बता दें कि है क्या आपके यहाँ पे क्या है। आपके यहाँ पे ये है कि आप जब साबिक हो जाएं फिर भी आपके पास सिक्योरिटी रहनी है, आप जब साबिक हो जाएं फिर भी आपके असर सुख जो हैं उसमें वो इस्तेमाल में रहने हैं, आप जब साबिक हो जाएं तो फिर भी आपको मरात मिलती रहनी है। ये है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर बहुत तगड़ा आदमी जो होता है ना, बहुत तगड़ा आदमी, वो फिर कानून उसके लिए नहीं है। मुझे एक बड़ा सिंपल सा एक बात, चले मैं ज़रा आ रहा हूँ, एक खबर तो शाहाना फैसला होना चाहिए। मैं कहता हूँ वही सेम केस यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे पे भी है, गिलानी साहब के बेटे पे भी है ना, है। तो मुझे बताएं उसकी जल्दी और इसके टाइम में फ़र्क आप बता देना क्या है ऐसा। केस को छोड़िए, वो जो तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, अगर उसके ऊपर नए केसेस बनते रहते तो 20 केसेस होते हैं। क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं उस पर आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि हम कानून से भागते हैं। हम कानून की, हमारे इधर जिसके गले में जो फंदा सेट होता है हम उसके गले में कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर दौलत लूटने वालों को पकड़ा जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खाने वालों को, पाकिस्तान के कानून को तोड़ने वालों को, पाकिस्तान के इदारों पे हमला करने वालों को, पाकिस्तान में जमहूरियत को सबूताज करने वालों को, पाकिस्तान के अंदर आइन की पासदारी ना करने वालों को अगर पकड़ा जाए
उनको रगड़ा लगे, उनसे पूछा जाए, तो फिर ये चीज़ होती है ना या सर। लेकिन क्या करें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुझे एक बात बताएं, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है कि आटे की कीमत बढ़ गई है, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है कि कोई महंगाई हो गई है, आपको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे हुक्मरान सुबह से लेकर शाम तक एक ही गर्दान है, एक ही चीज़ है जी, हमने मुल्क को बचा लिया। भाई बिल्कुल बचा लिया मुल्क, तब मैं समझता हूँ बचता, मुल्क को बचाया नहीं आपने, मुल्क को आपने कर्जे की दलदल में पाकिस्तानी कौम को मकरूज कर दिया। आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट, हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, पाकिस्तानी कौम का एक एक बच्चा डिफ़ॉल्ट हो गया। क्या यह सर आप डिफ़ॉल्ट नहीं हुए? क्या मैं डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ? डिफ़ॉल्ट क्या मकरूज नहीं है? आप मकरूज नहीं है? भाई आपने अगर इस मुल्क को बचाना था ना, तो आप कहते हमें कोई डील नहीं चाहिए, हम अपनी ज़मीनें बेचते हैं, तमाम सियासतदान बेचते, सरकारी बंगले, सरकारी इमारतें 20-20 एकड़ पर रहने वालों की जगह सेल करते, 10-10 बंगले में उन्हें शिफ्ट करते और बेचते ज़मीनें। उन ज़मीनों को बेचने के बाद आप अपना कर्ज उतारते। यहाँ पर अरबों रुपए निकल रहे हैं लोगों के घरों से, यहाँ पर करेंसियाँ निकल रही हैं, कस्टम के लोग पकड़े गए, कितनी करेंसी निकली, कितने पैसे निकले? क्या मुझे किसी ने पूछा क्या वो नंबर 1 थे? एक महीने में 20-20 करोड़ कमाया। तो मुझे एक बताएं, ये वो है जो जिसका इंकशाफ किया जा रहा है। तो मुझे इंकशाफ आप देख लें कि उसका तनासब कितना रखा जाता होता है वैसे इंकशाफ में। बिल्कुल। तो आप यही मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लें कि अगर ये है उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। जिस मुल्क में देखें हम उस वक़्त तक कौम नहीं बन सकते जब तक हमें वो तमाम चीज़ें हासिल ना हो। क्या हासिल ना हो? हमें इंसाफ हासिल ना हो, हमें कानून की बालादस्ती हासिल ना हो, हमें जब तक ये पता हो कि जनाब हमारा एहतसाब होना है। एक सहाफ़ी जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है, एक जो ब्यूरोक्रेट जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है, एक जो सियासतदान है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है। मुझे एक बताए, क्या क्या इस मुल्क के अंदर क्या बात करते हैं आप? इस पर क्या किसी कानूनी इदारे ने, किसी पार्लियामेंट ने एक्शन लिया? क्या कोई सियासतदान बोला कि टीवी टॉक शो में बैठकर खुद सियासतदान कह रहे हैं जनाब 3 वज़रा हमारे थे, 3 इनके थे, 3 इनके थे, ये निगरान सेटअप में ये सारे मामला तय हो गए थे और इन्होंने इतना नहीं किया, इतना नहीं किया। रोना रो रहे हैं, हमारे 6 बनते थे, हमें 3। मुझे बताए, क्या इस पे कोई बोला है? क्या इसे आप निगरान सेटअप कहते हैं? निगरान सेटअप का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेटअप जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, जिसने सिर्फ कुछ वक्त के लिए आना है, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उन्हें चलाना है और उसके बाद उसने इलेक्शन करवाने या चले जाना है। लेकिन घबराएं ना, आज भी जो मीटिंगें हुई हैं ना लाहौर में, ये जो जरदारी साहब और मियाँ शबाशी साहब मिले हैं, ये मीटिंग ये नहीं हुई कि क्या होना है, यही हुआ है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं ये आपको यकीनन कह रहा हूँ, अच्छा, इनके अंदर ये सोच है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इनके साथ हाथ होने वाला है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ हाथ होने वाला है। अब ज़रा असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो लेने दें, आप देख लीजिएगा।